नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले आप सभी को विजयदशमी की न्यूज 18 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब उत्तराखंड में कोरोना के हाल क्या है वो जान लेते हैं। शनिवार को कोरोना केसेस की संख्या में कमी आई है, 359 नए केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना के कुल केस 60,000 के पार पहुंच चुके हैं। जबकि राज्य में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या घटकर 4500 रह गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 5 लोगों की जान चली गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा बढ़कर 984 हो चुका है। नए केसेस की बात करें तो देहरादून में 90, हरिद्वार में 63 और नैनीताल में 48 नए केस सामने आए। और इसी बीच 2 नवंबर से खुलने जा रहे स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने ये गाइडलाइंस जारी की। अब नियमों के मुताबिक स्कूलों को नोडल अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। डीएम जिला स्तर पर नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे। साथ ही अभिभावकों को भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने की जानकारी ईमेल पर देनी होगी। अभी सरकार बोर्डिंग स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं दे रही है, लेकिन प्राइवेट बोर्डिंग स्कूलों के लिए एसओपी जारी कर दी गई है। बोर्डिंग स्कूलों के छात्र और स्टाफ को 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर आना होगा। हॉस्टल में बच्चों के बेड में सोशल डिस्टेंसिंग करनी होगी। साथ ही जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था भी करनी होगी। राज्य में 2 नवंबर से 10वीं और 12वीं के स्कूल खुल रहे हैं, जिसकी इजाजत दी गई है और तैयारी चल रही है। 10वीं और 12वीं के स्कूल 2 नवंबर से खुलेंगे। लंबे वक्त बाद स्कूलों को खोलने की तैयारी एक बार फिर से चल रही है। हालांकि देश के कई दूसरे राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं और व्यापक इंतजाम के साथ खुले हैं। उत्तराखंड में भी 2 तारीख से स्कूल खुलने की बात सामने आ चुकी है। एसओपी जारी हो चुकी है प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के लिए, जिसमें कई नियमों का पालन करना जरूरी होगा। दीपांकर भट्ट देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। दीपांकर, कई सारे नियम है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उनका पालन नहीं हो पा रहा है। तो इन नियमों के पालन कराए जाने को लेकर जो व्यवस्था नोडल अधिकारी की बात कही जा रही है, उसकी जिम्मेदारी भी स्कूलों को दी गई है। हाँ, बिल्कुल मेनका सबसे अहम बात यही है कि स्कूल्स की जिम्मेदारी इसमें काफी बढ़ाई गई है क्योंकि बच्चों का विषय यहाँ पर जुड़ा हुआ है और पिछले तकरीबन 7.5 महीने के बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं और इसमें अभी 10th और 12th के क्लासेस चलेंगी और इनकी व्यवस्थाओं को लेकर क्या पूरी व्यवस्थाएं रहेंगी, कैसे सैनिटाइजेशन रहेगा, हेल्थ के पूरी व्यवस्थाएं आपको वहां पर करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करवानी होगी। कोई बच्चे की आपको उसके पेरेंट्स से परमिशन लेने की, स्कूल आना चाहता है नहीं आना चाहता, ऑनलाइन पढ़ना चाहता है, ऑनलाइन पढ़ाई की आपको व्यवस्था जारी रखनी होगी। यानी कुल मिलाकर स्कूल्स को, चाहे वो फिर रेजिडेंशियल स्कूल्स हो, वो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, तीनों सिस्टम में आपकी जिम्मेदारी होगी, स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी होगी कि वो वहां पर व्यवस्था दे। बड़ी बात लेकिन हम भरोसा कैसे करें? मान लीजिए अगर किसी स्कूल में लापरवाही बरती जा रही है तो नोडल अधिकारी सही से निगरानी करेगा, जबकि वो नोडल अधिकारी उसे स्कूल से नियुक्त है, तो कैसे हम भरोसा करें? बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती यही होगी मेनका, क्योंकि जिस तरह आमतौर पर हम देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग उस तरीके से फॉलो नहीं हो रही पब्लिक के बीच, या फिर मास्क आपके ज़्यादातर लोग नहीं पहने हुए दिखेंगे। ऐसे में स्कूल्स की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी और सरकारी सिस्टम को या फिर जो मुख्य शिक्षा अधिकारी होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत अहम होगी कि वो स्कूल्स की निगरानी करें, प्राइवेट स्कूल से इन चीज़ों को फॉलो करवाएं। और बड़ी बात यह है कि प्राइवेट स्कूल में स्टूडेंट्स का नंबर ज़्यादा है बजाय कि सरकारी स्कूल्स के। तो जो बड़े शहर है, जहाँ देहरादून, हल्द्वानी, रामनगर, कोटद्वार, हरिद्वार, यहाँ जो प्राइवेट स्कूल्स है, वहां पर सरकारी सिस्टम की मॉनिटरिंग दुरुस्त हो, यह बेहद अहम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल दीपांकर, आखिर बात बच्चों की है, सवाल बच्चों की है, और ऐसे में जरूरी है कि स्कूलों की जिम्मेदारी तो बढ़ाई गई है, तय की गई है, लेकिन उस पर निगरानी भी कठोरता से रखी जाए। धन्यवाद दीपांकर इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं हरक सिंह रावत की, जिनके बयान के बाद सूबे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में भी संग्राम छिड़ गया है। हरक सिंह रावत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तो जमकर राजनीति चल ही रही है और लंबे वक्त से चल रही है, जब से वो बीजेपी में आए। इंदिरा हृदयेश एंट्री चाहती हैं, एक बार फिर से कह रही हैं कि हरक हमारे पास आ जाए। तो किशोर उपाध्याय को कार्यकर्ताओं की चिंता है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि कोई चुनाव तब लड़वाएगा जब हरक सिंह कहीं जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का क्या होगा? कांग्रेस में जाएंगे या बिना चुनाव लड़े बीजेपी में ही दिन बिताएंगे? हरक का भविष्य क्या होगा ये वक्त बताएगा, पर फिलहाल कांग्रेस में उनकी वापसी की बात का विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ नेता विपक्ष इंदिरा हृदय कह रही है कि हरक सिंह को कांग्रेस चुनाव लड़वाएगी, तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि ऐसा करेंगे तो वो कार्यकर्ता क्या करेगा जो काम कर रहा है। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत, जो 1 साल पहले तक बागियों की एंट्री के लिए तैयार थे, उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। हालांकि हरीश रावत के मीडिया सलाहकार कह रहे हैं कि वो इंदिरा हृदय की बात के साथ हैं। अब इंदिरा जी हमारी वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रही हैं हमारी, उनके विचार जो भी हैं उनके विचारों का भी सम्मान करते हैं। कहेंगे, लेकिन जिस तरह के घाव जो है उनको मिले हैं, और विशेषकर उसके बाद की जो जब सरकार 9 लोग चले गए, उसके बाद एयरपोर्ट पर जिस तरह की स्थिति हुई और बहुत सी चीजें हुई हैं, तो मुझे लगता है कि वो तो बहुत ही आहत होंगे। हरक सिंह की एंट्री के बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में कलह की वजह बनती जा रही है और दोनों पार्टियों में नेता आमने सामने हैं, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने सीधा जवाब दिया है कि इंदिरा अपना घर संभालें, हरक की फिक्र ना करें। अरे लड़ाएंगे तो तब जब हरक सिंह जाएंगे। अभी तो उन्होंने कहा है, कोई ये थोड़ी कहा मैं जा रहा हूँ। उन्होंने तो कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो दूसरी पार्टी में जाऊंगा तो नहीं कहा है। उन्होंने केवल इतना कहा है कि मैं 2022 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस में जाऊंगा, मैं आप में जाऊंगा, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। तो अभी तो वो पार्टी में है और पार्टी से अभी उनकी बात होगी। साफ है, हरक सिंह के चुनाव न लड़ने के ऐलान ने कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं तो कहीं आपसी संघर्ष शुरू हो गया है। लेकिन बीजेपी में अभी असल पिक्चर सामने आना बाकी है, क्योंकि अभी हरक सिंह की सीएम से मुलाकात होना बाकी है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष ने एक और हैरानी वाला बयान दिया है। भगत सिंह का कहना है कि हरक सिंह की संगठन में किसी से बात नहीं हुई और उन्होंने संगठन महामंत्री अजय कुमार से बात की, तो उन्होंने हरक सिंह से बात होने और चुनाव नहीं लड़ने की बात कहने से इनकार कर दिया। इससे पहले हरक सिंह ने दावा किया था कि उन्होंने अपने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी को बता भी दिया है। मंत्री जी से मैंने पूछा कि कोई बात हुई है, उन्होंने कहा मेरे से कोई बात नहीं हुई है। अब वो केंद्र में किससे बात हुई, केंद्र वालों ने मुझे कोई निर्देश नहीं दिया है। तो अभी तो बात होगी तो उनकी भावनाओं का पता लगेगा, क्यों ऐसा किया, कैसे, किस कारण किया। और ये बात इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि कई बार हरक सिंह रावत अपने बयान से पलट चुके हैं। चलिए, इधर बीजेपी कांग्रेस के अलावा राज्य में नई नवेली आम आदमी पार्टी में भी हरक सिंह को लेकर के एक सुर नजर नहीं आ रहे हैं। अलग अलग बातें हो रही हैं। यहां तक कि पार्टी को हरक सिंह को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करनी पड़ी। असल में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कथित तौर पर हरक सिंह के रिश्तेदार रविंद्र आनंद ने कहा था कि हरक सिंह का आप में स्वागत है, जिसके बाद खासा बवाल मच गया। कई लोगों ने अरविंद केजरीवाल तक से हरक सिंह को पार्टी में नहीं लेने की अपील कर डाली, जिसके बाद आम आदमी पार्टी को सामने आना पड़ा और आपकी ओर से ये कहा गया कि हरक सिंह को लेकर रविंद्र आनंद का बयान उनका निजी बयान है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। और यहां तक कि कहा कि हरक सिंह से उनकी कोई बात ही नहीं हुई है। यदि कोई बीजेपी कांग्रेस से कोई नेता नाखुश है और वो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से प्रेरित है, तो आम आदमी पार्टी में उसका स्वागत है। जहां तक बात हरक सिंह रावत जी की है, तो देखिए वो प्रदेश के वरिष्ठ नेता हैं। रविंद्र आनंद ने जो बात कही होगी वो उनका निजी मत होगा, उनकी निजी राय होगी। पार्टी की राय हमने आपको बता दी है और उनको तो कांग्रेस ने भी बोला कि हम लड़ा देंगे, ऐसे सभी पार्टियां बोली, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये नहीं कहा है कि हम उनको लेंगे या नहीं लेंगे। तो अब हरक सिंह रावत, उनकी शख्सियत ही ऐसी है कि जहां होते हैं वहां तो उनको लेकर विवाद होता ही है, जहां नहीं होते वहां भी विवाद शुरू हो जाता। अब राज्य में आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं उतने अलग अलग बयान हैं। नैनीताल आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का अलग बयान सामने आया। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के संपर्क में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता हैं और उनमें 1-2 मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि एसएस कलेर का कहना है कि पार्टी में उन्हीं को एंट्री दी जाएगी जिनका चरित्र ठीक होगा। और मैं माननीय सारा नैनीताल
कि 1-2 मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो भी है, लेकिन वही बात है ना, जो हमारी नीतियों पे, हमारी समाज की सेवा करने पे जो खरे उतरेंगे उन्हीं के लिए विचार करा जाएगा। दूसरे किसी आदमी के जहां जो लूट घसूट वाले हैं उनका कहीं आम आदमी पार्टी में कहीं कोई जगह नहीं है। इधर देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर राज्यसभा की एक सीट के लिए प्रदेश बीजेपी ने 5 नाम केंद्र को भेजे हैं। इन 5 नामों में पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय के सचिव महेंद्र पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी, प्रदेश संगठन के नेता नरेश बंसल, अनिल गोयल शामिल हैं। लेकिन इन 5 नामों में सबसे मजबूत दावा महेंद्र पांडे का बताया जा रहा है, जो उत्तराखंड के रहने वाले हैं और दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत का कहना है कि आखिरी फैसला बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड को लेना है। राज्य में 9 नवंबर को राज्यसभा का चुनाव होना है। हमने अपने यहाँ से केंद्र को भेजा है, निर्णय हाईकमान को करना है, जिसको भी वो कहेंगे उसको ओके किया जाएगा, इसमें कोई फनबट नहीं। महेंद्र पांडे जी राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं। उनकी पार्टी के रीति नीति में ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है और उनका पूरा जीवन समर्पित रहा है। संघ के कार्यकर्ता होने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ, और जाहिर तौर पर हैं देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के वो राष्ट्रीय कार्यालय के प्रभारी हैं। इधर विकासनगर में ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने विधायक मुन्ना सिंह चौहान सड़कों पर उतरे और अधिकारियों के साथ बाजार का निरीक्षण किया। विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि बाजार में पार्किंग की कहीं भी कोई सुविधा नहीं, जिस वजह से लोग सड़क पर ही वाहन पार्क कर देते हैं और जाम की स्थिति बन जाती है, जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। हालांकि विधायक ने कहा कि जल्द ही ट्रैफिक की व्यवस्था दुरुस्त होगी और पार्किंग की व्यवस्था भी की जाएगी, जिससे लोगों को जाम से निजात मिल सके। से तो पार्किंग का कोई ही व्यवस्था अभी फिलहाल है नहीं, इसलिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग स्थान है, एग्जिस्टिंग रोड है, उसी में ही हमने चीजों को व्यवस्थित करना है। देहरादून में चेक क्लोन कर डीएवी पीजी कॉलेज के अधिकारी के खाते से चेक की क्लोनिंग करके 4,30,000 रुपए उड़ा लिए गए, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित मंजू ग्रोवर ने कुछ दिन पहले बैंक में एक चेक लगाया था और उसी चेक की क्लोनिंग कर 4,30,000 रुपए की हेराफेरी हुई है। देर रात फोन पर पैसे कटने का मैसेज आया, उन्होंने तुरंत बैंक को खबर दी और पुलिस को भी शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने खाते को सीज कर दिया और केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ने की बात कह रही है। मैसेज मिला कि उनके अकाउंट से 4 लाख के आसपास कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उन्होंने इमीडिएटली बैंक से भी कोऑर्डिनेट किया और जो ट्रांजैक्शन हुआ था उसको फ्रीज करवाया और साथ ही जो पुलिस को इसमें इन्फॉर्मेशन भी दी है। तो जो पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके आधार पर हमने एफआईआर रजिस्टर की है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने ये धोखाधड़ी की है, बहुत जल्दी इनका अरेस्टिंग भी हो जाएगा। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं, आप बने रहे हमारे साथ।